Okay, students, so today now we are going to discuss the torque on a dipole in uniform electric field. जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड सिलेबस हमने आपको दो कंडीशन उसकी बतलाई थी, जिसमें किसी डाइपोल की वजह से उनको उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। एक उनकी एक्सियल कंडीशन में, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, और सेकंड केस में हम लोगों ने फाइंड करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट, जिसे हम लोग कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं दैट इज द टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी कोई एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, जैसे सपोज हम लोग यहां पे एक समझ लेते हैं इस तरीके से। सपोज आपने देखा कि एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे हम लोग रखते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे, ये सपोज एक हम लोगों ने एक रीजन लिया और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखेंगे इस तरीके से E, और ये आपने देखा एक कोई डाइपोल AB, जिस पर चार्जेस की अगर हम लोग बात कर लें तो इस पर चार्जेस कुछ इस तरीके से हमारे पास में होंगे -Q एंड +Q, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, और आपने देखा इस तरीके से इस डाइपोल पर ये -Q और +Q चार्ज जो एक दूसरे से ऐसे 2a डिस्टेंस पर सेपरेट है। अब हम लोगों को इस डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको बतलाया, नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी now we have to find the torque acting on this dipole in uniform electric field। तो जैसे कि आपने देखा कि ये +Q चार्ज है, हमें पता है कि इस +Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर काम करेगा दैट इज वेक्टर F इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे इसका डायरेक्शन इस तरीके से अवे, और ये -Q चार्ज है। इस -Q चार्ज की वजह से अगर हम लोग इस पे बात कर लें, जो फोर्स काम करेगा दैट इज वेक्टर F इज इक्वल टू QE, क्योंकि ये आपने देखा नेगेटिव चार्ज है, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज टुवर्ड्स। और यहां अगर हम लोग इस तरीके से परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉप कर लें, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, और यहां हम लोगों को दिख रहा है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो -Q से +Q चार्ज की तरफ काम करता है किसी डाइपोल का। आपको मालूम है कि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो इस तरीके से -Q से +Q चार्ज की तरफ जाएगा। और अगर ये एंगल यहां पर आपने देखा थीटा, और इसको हम पॉइंट को ऐसे यहां पे C मान लेते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो BC इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनियस इंटू sin थीटा, यानी कि जो BC है वो इस तरीके से आप देखेंगे हम लोगों के सामने आएगा 2a sin थीटा। आपको यहां पर बहुत अच्छे से देखने को एक चीज समझ में आ रही होगी कि मेरे पास डाइपोल पर चार्जेस हैं -Q और +Q, और इस डाइपोल पर आपने देखा कि कोई दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, F और F। दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। आपने देखा दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं और लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है। जैसे आपने देखा कि B चार्ज पर इस लाइन में काम कर रहा है और A चार्ज पे आपने देखा इस लाइन पे काम कर रहा है। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन डिफरेंट लाइन देन दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? एक कपल। और जो क्या प्रोड्यूस करेगा आपको मालूम है? एक टॉर्क। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर हम लोग कह सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे अगर हम लोग बात कर लें तो टॉर्क, यहां पे टॉ इज इक्वल टू फोर्स हम लोग ऐसे ही देखेंगे F, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे कि आपको मालूम है दैट इज 2a sin थीटा,
और फोर्स की वैल्यू यहां पर हम लोग रख दें, अगर QE मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहे हैं तो ये 2a sin थीटा, और जैसे कि आपको मालूम है Q इंटू 2a क्या होता है P, तो इस तरीके से आप देखेंगे टॉ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा PE sin थीटा। तो इस तरीके से ये टॉर्क हम लोगों ने यहां पे फाइंड आउट किया। और अगर हम लोग इसको इन वेक्टर नोटेशन शो कर रहे हैं कि इसका वेक्टर नोटेशन क्या है, तो वेक्टर नोटेशन अगर आप देखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस यहां पे क्या देखेंगे वेक्टर E, ये इसका वेक्टर नोटेशन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर अगर हम लोग इसका एक केस देख लेते हैं, यहां पर एक स्पेशल केस देख लेते हैं, और यहां पर जिसमें अगर हम लोग एक बात कर लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर यहां पे हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, यहां पे सपोज 1 पॉइंट करके, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की अगर हम लोग बात करें, और यहां पर अगर हम लोग टॉर्क की जगह 90 पुट करेंगे, देन फिर ये टॉर्क नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा टॉ मैक्स हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितने डिग्री एंगल बना रहा होगा, यहां पे 90 डिग्री एंगल के साथ में होगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1, तो यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से टॉ मैक्स इज इक्वल टू PE, या इसी को थोड़ा सा हम लोग और यहां पे देख लें इस तरीके से, ये आपने देखा, अगर चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू टॉ मैक्स अपॉन E। इसी चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके जाएं तो P इज इक्वल टू आप देखेंगे टॉ मैक्स अपॉन E, और अगर मैं यहां पे लिख दूं इफ E इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब हुआ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब यहां पर P E की जगह मैं 1 रख दूंगा तो P इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस तरीके से टॉ मैक्स, तो यहां पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में कह सकते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क व्हेन इट प्लेस्ड नॉर्मली इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कभी किसी डाइपोल को किसी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखा जाता है, परपेंडिकुलरली रखा जाता है, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल होता है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल इज इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड नॉर्मली इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशल केस में और भी हम लोग यहां पे देख सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहां पे सेकंड पॉइंट करके देख लें स्पेशल केस में, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, और जब ये डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा तो अगर आप यहां पे रखेंगे इसकी वैल्यू टॉ इज इक्वल टू PE साइन 0 यहां पे, और साइन 0 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी 0, तो इस कंडीशन में यहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है 0। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले लें, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया, प्लस क्यू इस तरफ हो जाए माइनस क्यू इस तरफ हो जाए, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन P का इस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखेंगे इस तरफ हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आप जानते हैं साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर PE साइन 180, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे वो कोई भी टॉर्क को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि अगर कभी कोई डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना आएगा, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, वेक्टर नोटेशन में टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। और सबसे ज्यादा टॉर्क वो किस कंडीशन में एक्सपीरियंस करता है, व्हेन इट इज प्लेस्ड नॉर्मली, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में परपेंडिकुलरली रखा जाता है तब वो सबसे ज्यादा टॉर्क उस कंडीशन में वो एक्सेप्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे यहां पे अच्छा एक चीज मैं और डिस्कस कर लेता हूं कि अगर कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसे हमने यहां पे एक नोट दिया है कि अगर कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कैसे रखा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की में रखा हो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहां पर आपको पता है बहुत अच्छे से कि इवन हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी 0। तो जब वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो जैसे आपने देखा कि डाइपोल पर जो दो फोर्स लग रहे थे, यहां पे आपने देखा था कि F1, अब आप देखेंगे QE1 हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा F2 की QE2 हो जाएगा। और इन दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग होंगी
तो जानते हैं यहां पर नेट फोर्स अब जीरो नहीं होगा, वो नेट फोर्स कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। और जब वहां पे नेट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और यहां पे तो क्या आ जाएगा, देन एक्ट फोर्स ऑन द डाइपोल विल बी नॉन जीरो। तो जो डाइपोल है वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा और टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि चूंकि एक जैसी फील्ड थी तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो, आपने देखा था। तो वहां पे केवल टॉर्क अकेला एक्सपीरियंस करता था। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्स एंड टॉर्क, तो जानते हैं जब वो फोर्स और टॉर्क दोनों को एक्सपीरियंस करेगा तो वो डाइपोल ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा और रोटेटरी मोशन भी करेगा। तो यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जब कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, देन इट एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्स एंड टॉर्क, जिसकी वजह से उसका ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों होते हैं। और जबकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल टॉर्क अकेला काम करता था, तो उसका जो मोशन होता था वो कैसा होता था बच्चों, केवल और केवल रोटेटरी मोशन होता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आपको पहले बता दूं, द एनर्जी possessed by an electric dipole due to its position in an electric field is called the potential energy of the dipole। किसी डाइपोल की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वो possesses करता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। जैसे सपोज आपने देखा एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, ये आपने देखा एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है, और आपको जैसे कि पता है बहुत अच्छे से, इट कंसिस्ट -q एंड +q चार्ज एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। और आपने देखा ये डाइपोल है और एट एनी इंस्टेंट इट मेक्स थीटा एंगल, अगर ये किसी टाइम इस तरीके से एक थीटा एंगल बना रहा है, ये आपने देखा इस तरीके से दोनों फोर्सेस इस तरीके से इस डाइपोल पे काम कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस डाइपोल पर अगर हम लोग बात कर लें लगने वाला टॉर्क क्या होगा, तो इस डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क होगा दैट इज पीई साइन थीटा। फिर मैं बोलूंगा कि द स्मॉल वर्क डन, यहां पे मैं बोल देता हूं द स्मॉल वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू अ इनफाइनाइटिजमली स्मॉल एंगल डी थीटा। यहां पे मैंने आपसे कहा स्मॉल वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू एन इनफाइनाइटिजमली स्मॉल एंगल डी थीटा। इस डाइपोल को डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया स्मॉल वर्क। तो आपको मालूम है डी डब्ल्यू, वैसे तो आप जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रखा हुआ है तो इस पर फोर्स की जगह क्या काम करेगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरीके से पीई साइन थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू मैंने बताया। तो ये जो वर्क डन अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, ये वर्क डन हमारे पास में किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डी थीटा एंगल घुमाने में किया गया वर्क डन आया। अगर मैं लिख दूं टोटल वर्क डन, यहां पे लिख दूं टोटल वर्क डन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 टू द फाइनल ओरिएंटेशन θ2। किसी डाइपोल को उसकी इनिशियल ओरिएंटेशन θ1 से फाइनल ओरिएंटेशन θ2 तक घुमाने में अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो यहां पर इंटीग्रेशन लग जाएगा, dw हो जाएगा, और यहां पर हम लोग देखेंगे ये कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और लिमिट यहां पर अगर आप देखेंगे θ1 से θ2, क्योंकि आपसे इन्होंने कह रखा है कि कोई इसका इनिशियल ओरिएंटेशन क्या है θ1 और फाइनल ओरिएंटेशन क्या है θ2। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। dw का इंटीग्रेशन अगर आप देखेंगे w, और ये पीई ऐसे ही रहेगा, और साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन देखेंगे यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा दैट इज माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा का अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो इस तरीके से आप देखेंगे माइनस कॉस थीटा।
और लिमिट अगर आप देखेंगे दैट इज यहां पर θ1 से θ2। जब लिमिट को हम लोग इस तरीके से यहां पर रखेंगे तो आप देखते हैं पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस के cos θ2 माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा cos θ1। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने वर्क डन भी फाइंड करा है किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये अभी वर्क डन फाइंड किया, और आपको पता है कि दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा तो हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू यहां पर इन ब्रैकेट पीई और यहां cos θ1 माइनस के cos θ2। ओके, यहां हम लोग एक लिख देते हैं इफ द डाइपोल, इफ इनिशियली, थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, इफ इनिशियली द डाइपोल इज एट राइट एंगल। इफ इनिशियली द डाइपोल इज एट राइट एंगल, मान लेते हैं शुरुआत में डाइपोल कैसा रखा हुआ है 90 डिग्री तक, एंड इट इज रोटेटिंग टू द फाइनल ओरिएंटेशन थीटा, और किसी एंगल थीटा तक हम इसको रोटेट कर रहे हैं। इनिशियली डाइपोल कैसा रखा हुआ है 90 डिग्री एंगल पर, और इसे हम किसी एंगल थीटा तक अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे लिख सकते हैं यू थीटा, ये मैंने सफिक्स में थीटा इसलिए लगा दिया क्योंकि इसको फाइनल ओरिएंटेशन थीटा तक लेके जाना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीई और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं cos 90 माइनस के यहां पे क्या लिख सकते हैं cos थीटा। तो इस तरीके से आप देखेंगे दैट इज माइनस के पीई cos थीटा, ये क्या देखा हम लोगों ने यू थीटा तक। और अगर इसको हम लोग यहां पर वेक्टर नोटेशन दे दें कि इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख देंगे, तो आप लिख सकते हैं यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ओके बच्चों, इसमें जनरली बोर्ड एग्जाम में एक स्पेशल केस भी पूछा जाता है कि किस कंडीशन में कोई डाइपोल स्टेबल कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में कोई डाइपोल अनस्टेबल कंडीशन में होता है। तो मैं थोड़ा सा यहां पे समझा दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू, पहला केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थोड़ा फिगर के माध्यम से समझें आप इसको। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ये कोई डाइपोल आपने देखा कि AB है, और इस पर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डाइपोल मूवमेंट हमेशा कहां से कहां की तरफ काम करता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ से काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, और जब P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है देन इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा तो आपको यहां पे जब आप फॉर्मूला रखेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी का, तो यहां आप स्टेबल कंडीशन के लिए जब रखेंगे तो U इज इक्वल टू आपको मालूम है माइनस के पीई cos थीटा होता है, और थीटा की जगह जब आप 0 डिग्री रखेंगे तो ये माइनस का पीई आ जाएगा। इसे U1 ले लीजिए यहां पे। और सेकंड जैसे मैं लिख दूं और इसे कहते हैं स्टेबल कंडीशन, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टेबल कंडीशन कहते हैं, या स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल देते हैं। अगर मैं लिख दूं इफ थीटा इज इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू अगर हम 180 डिग्री लिख दें तो यहां अगर आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे सपोज आपने देखा ये प्लस क्यू है और ये हमारे पास क्या है माइनस क्यू है, ये ए और बी, और आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट यहां पे आपका काम करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर हैं, एक अपोजिट। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो U2 इज इक्वल टू माइनस के पीई cos 180 की वैल्यू माइनस होगी तो यहां पे ये कितना हो जाएगा पीई, और इसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन। इसे क्या कहते हैं अनस्टेबल। लगातार ये डाइपोल ट्राई करेगा अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए। ये आप देख रहे हैं ये जो प्लस क्यू है ये कोशिश करेगा इस तरफ आने के लिए और माइनस क्यू इस तरफ आने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक बार सीबीएसई में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ डाइपोल रोटेटेड फ्रॉम इट्स अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब अनस्टेबल से स्टेबल में जब डाइपोल आएगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप देखेंगे U2 माइनस U1, और जैसे कि पता है अनस्टेबल में U2 PE और ये माइनस का ये PE और ये माइनस माइनस आपको पता है कितना हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2PE।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जब कभी कोई डाइपोल अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से होता है। तो हम लोगों ने यहां पे जैसे अभी आपने देखा कि किसी डाइपोल पर जब कभी कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कैसे होता है, और उस डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो उसके वर्क डन का हम लोगों ने यहां पे ये फाइंड आउट किया है। कितना आया, W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन आता है U थीटा इज इक्वल टू जैसे माइनस के PE cos θ, और वेक्टर फॉर्म में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब ऑब्टेन्ड होती हैं, ये इस तरीके से। और जब कभी कोई डाइपोल अनस्टेबल से स्टेबल कंडीशन में आता है देन द चेंज इन एनर्जी इज 2PE। ओके, अब हम लोग कुछ अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन जो अभी कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे मेरे सामने क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट, इसको 30 डिग्री करिए, यहां पे ये मिस्टेक है, विद रिस्पेक्ट टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मिस्टेक है, 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 होना चाहिए ये पावर में, ये भी मिस्टेक है पावर में, न्यूटन इंटू मीटर, कैलकुलेट द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल। तो हम सभी लोग जानते हैं एंगल, यहां पर अगर आपने देखा थीटा इज इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी आपको गिवन है 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, लगने वाला टॉर्क यहां पे कितना है 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 26 न्यूटन इंटू मीटर। हम लोगों को डाइपोल मूवमेंट भी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जैसे कि हम लोगों ने ड्राइव किया था, टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है PE साइन थीटा, तो यहां पर P इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे टॉ अपॉन E साइन थीटा, वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 26, और अपॉन E जो कि मेरे सामने कितना है 10 टू दी पावर 4, और ये साइन 30 का वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर ये माइनस के 30, या मैं इसी को लिख सकता हूं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 29 और कूलम इंटू मीटर। ये